व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई बहुत कम ऐसी चीज़ें विटनेस करने को मिलती हैं आपको स्टॉक मार्केट में जो आपको आज मिली। अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट हो तो आपको पता चला होगा कि आज आज कुछ ऐसा हुआ है जो वैसे नॉर्मली नहीं होता है, यानी कि एक स्टॉक में 27% क्रैश, और वो भी इतने इंडिया के काफ़ी बड़े धुरंधर बैंक में क्रैश देखने को मिला। 27% क्रैश का इंडसइंड बैंक में के तो आज छक्के छूट गए भाई साहब, बुरी तरीके से पसीने निकले होंगे खासकर इनके प्रोमोटर्स के। अब आप ये सोचो कि इंडसइंड बैंक जैसे बड़े बैंक में भी अकाउंटिंग इश्यूज आ गए। चलो ये समझने की कोशिश करते हैं हम कि इंडसइंड बैंक एक्चुअली गिरा क्यों। तो इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है, दरअसल रिसेंटली पता चला कि फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन जो हुए हैं उसको बैंक बहुत टाइम से नज़रअंदाज कर रहा था, यानी कि बैंक बहुत टाइम से उसको अकाउंटिंग में ले ही नहीं रहा था, जो उसमें फॉरेक्स डेरिवेटिव में जो उसका खर्चा आ रहा था। तो जो खर्चा आ रहा था उसका डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, जैसे आप ऑप्शंस में जो होते हो, ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हो या फिर जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस। तो हर बैंक अपने डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स जो करता है उसको हमेशा उसकी जो अकाउंटिंग है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो अपनी किताबों में दिखाता है कि भाई मेरे को इतना खर्चा आ रहा है, इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रहा है इतना ज़्यादा। क्योंकि बैंक क्या करता है एक्चुअल में, असली जो जो बैंक का जो एक और काम जो होता है जिससे वो पैसा कमाता है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से है, यानी कि करेंसी का ऊपर नीचे, करेंसी का बेचना खरीदना। अब जो करेंसी का बेचना खरीदने से उसको जो ट्रांजैक्शन से जो उसका खर्चा पड़ रहा था वो पड़ रहा था करीब करीब 1500 से 2000 करोड़ का खर्चा दिखा रही है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कितना आगे बढ़ेगा। 1500 से 2000 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं होता और बहुत बड़ा अमाउंट है इनफैक्ट। अब ये क्योंकि ये एक बात 1500 से 2000 करोड़ की आई है, तो अब बैंक की जो इंटेग्रिटी है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि यार ये बैंक सही भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये अभी तक वो इनफैक्ट क्या हुआ, फिजिकल पॉलिसी जो अप्रूवल आया रिसेंटली 2024 का अप्रैल का, तो उसमें जो आया उसमें पता चला कि इनके पास अकाउंटिंग में डिस्क्रिपेंसीज है, मतलब कि कुछ ऊपर नीचे है और जो अकाउंटिंग इनकी जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं कर रही, और तब इनका जो भांडाफोड़ हुआ कि 1500 से 2000 करोड़ का भाई साहब नुकसान करके बैठे हैं जो अपनी किताबों में शो ही नहीं कर रहे, राइट। तो उसके वजह से ये सारा हेर फेर हुआ है, लोग बुरी तरीके से पैनिक हो गए। जो खासकर जो लोग क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में ना बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट का गेम होता है। तो अगर एक सेंटीमेंट अगर आता है कि लोगों को लगता है कि 1500 से 2000 करोड़ बताया नहीं इन्होंने, वो तो ठीक है, चलो उसको लॉस हो गया बैंक को, बट इसके अलावा कितना लॉस होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी जो बैंक ने नहीं बताई होंगी। अब पूरी इंटेग्रिटी पे इशू हो जाता है कि भाई बैंक सही भी है कि नहीं। दूसरी बात, बैंक के जो प्रोमोटर है वो ज़्यादातर अपनी जो होल्डिंग है वो बेच के, मतलब दे के बैठे हुए हैं दूसरे लोगों को। तो उस स्टार से ज़्यादा प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज कर दी है। तो ज़्यादातर मेजरली बैंक के जो प्रोमोटर जो कि खुद है, मालिक हैं, जो वो चला ही रहा। अच्छा, ये कौन चला रहा है? ये चला रहे हैं भैया जो बैंक है, इंडसइंड बैंक। दिस इज ओन्ड बाय हिंदुजा ग्रुप, जो कि यूके में, अगर आपको याद हो तो यूके में रिसेंटली हिंदुजा ग्रुप के ऊपर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी रिसेंटली कि उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, जो इंडियन एम्प्लॉयज़ थे, जो यूके में रह रहे थे, उनको बहुत ही कम पैसे में रखा हुआ था। अब वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और यूके के कोर्ट में वो गया था और उसको सज़ा हुई थी हिंदुजा ग्रुप के इंसान को, जो है, क्योंकि यूके में ऐसा नहीं समझा जाता कि भैया पैसा वाला है तो बच जाएगा। तो दे हैव गॉन थ्रू डिफरेंट लिटिगेशंस। अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि हुआ क्या उस केस में, पर ये केस था ऐसा, और उसके वजह से अभी रिसेंटली ये नज़र में आए थे कि भैया हिंदुजा ग्रुप के ओनर, अच्छा, हिंदुजा ग्रुप का एक और कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो है अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड जो कंपनी है जिसके ट्रक चलते हैं वो भी हिंदुजा ग्रुप की है। तो आप ये समझो कि इतना बड़ा प्रमोटर, जो इतना बड़ा अमीर आदमी है, बैठ के जो बैंक चला रहा है, जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी चला रहा है इंडिया में, वो यूके में बैठ के चिंदी चोरी करके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एक्स्ट्रा काम कराता था और उसको सैलरी इतनी कम देता था। समझ में नहीं आई ये बात, मुझे समझ में नहीं आई कभी भी, और मैंने कहा पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि, और क्यों करता था वो ऐसा, क्योंकि मतलब इतना बड़ा आदमी होके ऐसा क्यों कर रहा था, नोबडी नोज। बट स्टिल वो केस चल रहा है, अभी पेंडिंग है और केस चल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं भाई, जो आज हुआ है वो 27% का क्रैश उसमें हुआ है और स्टॉक गिरा है एकदम लाइक अ फॉलिंग नाइफ, लाइक क्या कहते हैं, एक वो गिरता है ना जब
चाकू चाकू ऊपर से गिरता है, तो अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको काटता हुआ गिर जाएगा। तो इसलिए कहते हैं डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। और जिस तरीके से आज शेयर गिरा है, इसने मेरे को एक चीज़ याद ज़रूर दिला दी, येस बैंक के वो दिन जब येस बैंक लगातार गिर रहा था। येस बैंक जब लगातार गिर रहा था तो मैंने उसमें ये गलती करी थी, मैंने उसको ख़रीदना स्टार्ट किया था और मैंने बहुत ज़्यादा उसमें एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से मेरे को आज भी येस बैंक के शेयर मेरे खाते में, हालांकि अब प्लस में है क्योंकि मैंने 6 रुपये पे भी खरीद लिया था, तो काफ़ी एवरेज हो गया प्राइस। बट येस बैंक में मैंने ये गलती करी। तो आप अगर इस शेयर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत 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 वो रहें, क्या कहते हैं, सतर्क। फिलहाल हमारे सामने ना ये screener.in पे मैंने खोला हुआ है हिंदुजा का इंडसइंड बैंक का चार्ट। और इंडसइंड बैंक के चार्ट में मैं गौर से एक चीज़ देख रहा हूँ कि 24 अक्टूबर के आसपास इन्होंने भाई साहब ये स्टॉक गिरा था। 24 अक्टूबर के आसपास ये स्टॉक गिरा एकदम से 1280 से आ गया 1000, और 1000 के आसपास ये बहुत टाइम से गोते लगा रहा था, कभी छोटा कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। और रिसेंटली एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत फेमस इन्वेस्टर है, उन्होंने बड़े उससे इस पर रेटिंग दी थी इंडसइंड बैंक पे कि अब काफ़ी गिर गया है और इससे ज़्यादा नहीं गिर रहा है, लगता है अब इसमें पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन नहीं है, बट ठीक है, जो भी है जो है सो है। तो उनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर द नॉलेज ही हैज़ दो। बट अभी उन्होंने ऐसा बोला और अब उसके बाद ये न्यूज़ आ गई, तो अब आप देखो तो 900-1000 के बीच में घूमता ये शेयर एकदम से आज 655 पे बंद हुआ है। खतरनाक स्टीप फॉल। अगर आप इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत कम रखें, क्योंकि ऐसे जो बैंक्स जब गिरते हैं तो कब रिकवर करते हैं किसी को नहीं पता। अगर आप येस बैंक की आपने कहानी नहीं सुनी है तो देख लेना और लोगों से पूछ लेना कि येस बैंक में लोगों का क्या हाल हुआ था। मेरा भी बहुत बुरा हाल हुआ था, येस बैंक मेरे पास भी आज भी है। तो आप याद रखें कि ऐसे बैंक जब गिरते हैं तो कब रिकवर होते हैं इनका कुछ पता नहीं होता। अल्टीमेटली सरकार को इंटरवीन करना होता है, क्योंकि बैंक को सरकार डूबने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो टोटल बैंकिंग सिस्टम पे एक सवालिया निशान आ जाता है। इस चक्कर में सरकार ने एक्वायर करा, एसबीआई ने एक्वायर किया येस बैंक को। और अभी हम प्रोज ऑन कौन देखते हैं, तो प्रोज तो ये है कि कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ 22.1% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ये जो चीज़ है वो ठीक दिखा रहा है कंपनी। बट और ROC देख लेते हैं। देखो ROC 34%, ROC बढ़िया दिखा रहा है, ROE 15%। पर ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहा है, तो ये सब दिखा तो रहा है, पर अभी तक इन्होंने जो 1500 से 2000 करोड़ के जो लॉस जो अब किताबों में आए हैं, जो खर्च गड़बड़ है, हो सकता है इससे ज़्यादा खुले अभी चिट्ठा। तो वो चिट्ठा खुलेगा तो पता नहीं कितना ये ROC ROE गिर के इसका पहुँच जाएगा कहाँ, नोबडी नोज़। तो ये तो बहुत ख़तरनाक टाइम आ गया। और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7 रुपये हो चुका है, 7 हो गया है, तो सस्ता तो लग रहा है स्टॉक प्राइस टू PE रेशो के हिसाब से। अच्छा, एक और बात चलते हैं उसका, देखते हैं फ्रांसिंग प्रॉफिट का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो फ्रांसिंग प्रॉफिट जो इसका मेजरली धंधा है वो देखो पिछले 2 क्वार्टर से माइनस में दिखा रहे हैं, यानी कि 436 दिखा रहा है जून 2024 में, और सितंबर में -412, अभी -495, पिछले बार से भी ज़्यादा लॉस। तो पिछली बार 412 और इस बार 495, माइनस दोनों बार। तो ये -2 क्वार्टर से बहुत ही ठुके पिटे रिजल्ट दिखा रहा है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में देखा जाए तो। और देखो फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर ओवरऑल देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस, तो भी मार्च 2024 का इन्होंने क्लोजिंग में दिखाई है 2978 करोड़ क्लोजिंग में मार्च 2024 की, और अभी इनका टिल डेट चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 156 करोड़। 2978 करोड़ मतलब कि तकरीबन 3000 करोड़ से अभी इनका मार्केट में जो टिल डेट चल रहा है वो चल रहा है 156 करोड़, मतलब कि 200 करोड़ भी नहीं, 3000 करोड़ से 200 करोड़ भी नहीं है इस वक्त। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लें, हालांकि मुझे पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर सारा प्लेज करके बैठा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर 16% की प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, हिंदुजा ग्रुप के पास खुद 16% शेयर है इस कंपनी के सिर्फ, और किसके पास पूरा माल छिपा हुआ है, FI और DI के पास मेजर। ये थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस भी देता है एक बार कि ये स्टॉक शायद रिकवर कर जाए, शायद फ्यूचर में, क्योंकि मेजॉरिटी जो उसमें होल्डिंग है जो FI और DI के पास है, मतलब FI के पास 24% की होल्डिंग है और DI के पास 42% की होल्डिंग है। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो इसमें घुस के बैठा है, आधा कंपनी का ओनर तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बन गया 42% की होल्डिंग के साथ। पब्लिक सिर्फ 16% लोग के बैठी है, बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है पब्लिक के स्टेक रिसेंटली बढ़े हैं 14% से पिछले क्वार्टर में, और इस वक्त 16% हो गया, तो थोड़ी सी होल्डिंग कंपनी पब्लिक की बड़ी है।
अच्छा और कुछ देखें हम तो इसमें एक प्रोमोटर कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE कम है 13% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, ये दिखा रहा है इसमें जो कॉन्स है। और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये दिखा रहा है। तो वैसे खैर ये जो चीज़ें हैं ये गारंटी नहीं करती ये स्टॉक भागेगा, रिकवर होगा, क्या होगा, क्योंकि मतलब नंबर्स के आगे भी एक बहुत बड़ा गेम होता है स्टॉक मार्केट में, जो कहते हैं टर्न अराउंड, कब कंपनी का टर्न अराउंड हो जाए, कब क्या एडवांसमेंट हो जाए बैंक में, या कोई नया प्रमोटर आ जाए, या कोई नया इन्वेस्टर आके इसको कुछ चेंज कर दे, या ये उसका पूरा मैनेजमेंट चेंज कर दें, जो प्रमोटर हैं वो खुद बैठ के। तो बैंक में कभी भी कोई भी रिफॉर्म्स आ सकते हैं और उससे बैंक की जो ओवरऑल जो अकाउंटिंग या बुक कीपिंग जो है वो पूरी चेंज हो सकती है। तो उसके हिसाब से किसी भी बैंक में कभी भी टर्न अराउंड आ सकता है, बट यू नेवर नो। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड होना चाहते हैं तो बहुत कॉशियस रहिएगा। हालांकि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, अभी रिसेंटली जब फॉल आया था तो मैंने इसे 900 रुपये पे ख़रीदा था, अभी 600 पे है, तो मैं थोड़ा सा एवरेज कर सकता हूँ। मैंने बहुत छोटी सी अमाउंट डाली थी अपने पोर्टफोलियो की, बहुत छोटी सी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा और गिरेगा तो शायद मैं उठाऊँगा। आई विल स्टिल खरीदने से पहले अभी भी नहीं खरीदूंगा, मैं इसको और वेट करूँगा कि ये और गिरता है क्या, क्योंकि मैं इसमें अभी थोड़ा सस्पिशियस ही रहूँगा। आपका क्या विचार है, आप क्या सोचना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, आपका क्या प्लान है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।